घुमा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों ने FLB की तैयारी भी की होगी। कल आप लोगों से, कल बोले तो सैटरडे को आप लोगों से गपशप नहीं हो सकी। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद साजिद, वालेकुम अस्सलाम बिस्मा, वालेकुम अस्सलाम। कल आप लोगों में से किसी बच्चे के साथ भी गपशप नहीं हो सकी, तो बस 2-1 मिनट वेट कर लूँ ज़रा, फिर बात आगे लेके चलूँगा। कुछ बच्चे ज़रा ऑनलाइन हो जाए। वालेकुम अस्सलाम शराज, वालेकुम अस्सलाम हबीबा और तैयबा, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी मैं ठीक हूँ। अच्छा तैयबा, आपका मैं पॉइंट कल भी सोचता रहा, मैं आज भी सोचता रहा। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आपने वो जो सजेशन दी थी, शायद आप ही ने दी थी, अगर आप ही ने दी थी तो मैं आप ही से मुखातिब हूँ। उसमें सजेशन का मतलब क्या था तैयबा? उस आपके उस मतलब सजेशन को मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। सर परसों क्या हुआ था अचानक, मोहम्मद साजिद, अचानक ये हुआ था कि चलें मैं आपको बता ही देता हूँ। द ऑफिस वॉज ओपन और हमारा जो सदीक ट्रेड सेंटर है जहाँ पे हमारा ऑफिस है, सैटरडे को लॉकडाउन है, तो वो गवर्नमेंट के कुछ मुलाजमीन आए थे, उन्होंने कहा था कि सैटरडे को सेंटर क्यों ओपन है, तो पूरा का पूरा सेंटर ही बंद करवा दिया। तो हर उसमें हम भी थे तो हमें भी बंद करना पड़ा। वालेकुम अस्सलाम खजीमा, खैर मुबारक। आरिश अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह गुड। चौधरी मुनीब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वॉइस भेज दूंगी, इतना नहीं लिखा जाता। सर वॉइस भेज दूंगी, अच्छा वॉइस नोट, अच्छा इतना नहीं लिखा जाता। हाँ जी छापा पे आसी, हाँ जी मुनीब छापा पै गया सी। हम लोग बड़ा गैर कानूनी काम कर रहे हैं यहाँ पे यार, देखें दारा करें। ये वक्त भी आना था कि छापे से साजा कराम और पढ़ाने वाले लोग भी भागेंगे। आप अंदाजा करें फिर इस मुल्क में पीछे क्या रह गया। जो गैर कानूनी काम करने वाले, इलीगल काम करने वाले लोग हैं, वो पुलिस की मौजूदगी में मुतमईन हो गए अपने सारे काम फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, जबकि जो साजा कराम हैं, जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन पेशा कर रहे हैं इस मुल्क कौम की बेहतरी के लिए, उन बेचारों को पुलिस को देख के जनाब भागना पड़ता है। तो सर अब सैटरडे बंद होगा नहीं, अब परमिट ले लिया हम लोगों ने, अब हमारे पास अथॉरिटी लेटर आ गया, सो अब नहीं बंद होगा। जूनियर सही बोला। सैटरडे इज नॉट ऑफ, दानिया है, दांत अंदर करो, इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। लो भाई, अब आज यार ज्यादा नहीं, कम ही पढ़ाने का दिल कर रहा है, लेकिन पढ़ा देता हूँ ज्यादा, काफी 2-3 दिन से ज्यादा पढ़ने से क्या, यकीन करें मेरा पढ़ाने का जरा कतई मूड नहीं है। कोई एक आधा दिन जरूर आ जाता जिस दिन मूड नहीं होता पढ़ाने का, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमने सैटरडे को इतना नहीं पढ़ा, सैटरडे को पढ़ा ही नहीं एक्चुअली, तो आज हम पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस पे बात चल रही थी, उसी बात को आगे लेके चलते हैं। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स बोले तो जैसे वाटर के ऊपर ऑयल की एक फिल्म, सोप बबल एक फिल्म है, और फिल्में तो आप भी माशाल्लाह बहुत बड़ी है। सर जी मज़े भी करने दिया करें बख्तावर, मैंने कब मना किया अपने बच्चों को मज़े करने से। कितना मज़ा आए कि हमारे बच्चों के मज़े पढ़ाई के अंदर मतलब आ जाएं, हमारे बच्चों के मज़े पढ़ाई में जम हो जाएं। आज मेरा पढ़ने का दिल कर रहा है। हाँ जी सर थोड़ा पढ़ाएं। अच्छा मेरा भी दिल नहीं कर रहा। अ गर्ल इन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड, ये सवाल सानिया का आ गया। सानिया कहती हैं गर्ल इज मूविंग इन एलिवेटर, कितना खूबसूरत सवाल है। अ गर्ल इज मूविंग इन एन एलिवेटर, और जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सानिया इतना आसान सवाल है। सानिया आपने वो लेक्चर में पहले मुझे ये बताया ना, पहले सारी बातें छोड़कर मुझे ये बताया आपने मेरा वो स्टक, नॉट स्टक, मूविंग परफेक्टली फाइन। सानिया पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, क्या आपने मेरा वो लेक्चर लिया हुआ है रियल और अपेरेंट वेट वाला? पहले मुझे ये बताएं सानिया, पहले मुझे ये बताएं आपने रियल और अपेरेंट वेट वाला लेक्चर लिया हुआ है कि नहीं? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, सारे जवाब दे जाओ हैं। वालेकुम अस्सलाम। सानिया मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं बेटी।
हाँ सानी, फिर आपका सवाल बनता है इंक्रीज होगा, जरा काइंडली एक दफा ना वो रियल और अपेरेंट वेट के ऊपर मैंने बहुत सारे टफ क्वेश्चंस करवाए थे, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मैंने टफ क्वेश्चंस करवाए थे उसके ऊपर कि एलिवेटर में अगर आप वो एक पेंडुलम रख दें या वेट डिफरेंट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। स्टक को सर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, सर कमाल के लेक्चर में स्टक 1 इंच भी नहीं हिलता। लो भाई, मान लो कि ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, दिस इज अ थिन फिल्म, ये एक थिन फिल्म आपके सामने ड्रॉ की है, ऊपर लेट से एक ऑयल की लेयर है और नीचे वाटर है, सो दिस इज अ लेयर ऑफ ऑयल। जब इसके ऊपर कोई लाइट की रे फॉल करेगी, ऊपर वाली रे का रिफ्रैक्टिव, ऊपर वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाली लेयर से मुख्तलिफ है। सो कुछ लाइट की रे यहां ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ नीचे आके नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। अब देखिएगा, बड़ी अहम बात करने लगा हूं, क्योंकि पहले एक ही रे थी, वो एक ही रे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 2 डिफरेंट रेस के अंदर डिवाइड हो गई। इस डिवीजन के नतीजे में ये एक एक्स्ट्रा पाथ, ये रास्ता एक एक्स्ट्रा आया, जिसकी वजह से सामने एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, सामने एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। वो इंटरफेरेंस पैटर्न यहां तो कंस्ट्रक्टिव होगा, यहां तो डिस्ट्रक्टिव होगा, जैसा भी होगा वो इस एक्स्ट्रा पाथ पे डिपेंड करेगा। अब आप जानते हैं कि अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शराइत पूरी होंगी तो सामने बनने वाला पैटर्न इट विल बी ब्राइट, अगर तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली शराइत को पूरा करेगा तो सामने बनने वाला पैटर्न डार्क होगा। अब मान लीजिए कि ऊपर से जो लाइट आ रही है दैट इज व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट के केस में क्या सिनारियो होगा, व्हाइट लाइट के केस में एग्जैक्टली यही सिनारियो होगा, सिर्फ 2 नहीं 7 लाइनें बनेंगी किसी एक जगह पे, क्योंकि 7 रंग है, किसी एक जगह पे कोई एक रंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी 6 कलर्स सेपरेटली नजर आएंगे, 6 कलर्स सेपरेटली नजर आएंगे। यही फिनोमिना होता है रेनबो में, रेनबो में भी इसी तरह इंटरफेरेंस होती है। सो जो रेनबो, जो गौसे कज़ा बनता है, वो भी इसी तरह इंटरफेरेंस की वजह से बनता है। इवन आप कभी देखिएगा सर ब्राइटनेस थोड़ी लो करें, अच्छा सर जी जैसे कि हम थिन हैं वैसे ही थिन लग रहे हो, हाँ जी आप थिन, जैसे मैं थिन हूं वैसे। सर जरा ब्राइटनेस देखिएगा, ब्राइटनेस कम करें, सिनारियो वर्ड ना कहूं जी, क्यों है? 1 मिनट, वैसे बच्चों ब्राइटनेस है यार ज्यादा, ऐसी बात है। अच्छा देख लेंगे तो, इसको मजीद बढ़ा कैसे करें? इस पे आया, मेरा राइट क्लिक नहीं हो रहा, क्या करूं? ये करूं? और बच्चों वैसे आपस की बात है, ब्राइटनेस ठीक है क्योंकि हर चीज क्लियर नजर आ रही है, ब्राइटनेस का इशू नहीं है। हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे देख लूँ हर चीज साफ सुथरी लिखी हुई है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, अच्छी है, यानी इतनी होनी चाहिए। आप लोग थोड़ी सी अपनी ब्राइटनेस कम करके देखिए, अगर ना क्लियर हुआ तो मैं फिर कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा ये इतना बड़ा हो गया विंडो, सर आप शाहजेब अहमद खान को जानते हैं? ये शाहजेब अहमद खान कौन है जी, थोड़ा बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। तो ले जी आगे चलता हूं यहां से। सो रेनबो की फॉर्मेशन भी इसी वजह से होती है। अब ये जो इंटरफेरेंस थिन फिल्म की है किन चीजों पर डिपेंड करती है, इसकी डिपेंडेंस के ऊपर बात कर लें, ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो जो फैक्टर सुन लीजिएगा। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ फिल्म, नेचर ऑफ फिल्म यानी फिल्म की नेचर क्या है। नेचर, फिल्म की नेचर बोले तो फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ज़ाहिर है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पैटर्न भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे केस में
थिकनेस ऑफ फिल्म पे डिपेंड करती है। उन्होंने लास्ट ईयर सनारियो करके मेरी फिजिक्स तबाह कर दी। ओहो अच्छा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं आपके। अच्छा मैं समझ गया, बीते लम्हे याद आ जाते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ फिल्म के बाद थिकनेस, ले जी मैं अपनी बोलता, थिकनेस ऑफ फिल्म। अच्छा वैसे मुझे ये बताओ तैयबा, तुम्हें मेरी समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? थिकनेस ऑफ फिल्म है ये दूसरा फैक्टर कह लीजिए। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो भी आपके सामने लिख देता हूं। थर्ड फैक्टर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि किस एंगल पे आके वेव टकरा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 डिफरेंट आपके पास लाहौर के टीचर थे। जी मुझे नहीं पता था, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट फैक्टर्स आ गए जिनके ऊपर इंटरफेरेंस डिपेंड करती है। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको जरा आगे लेके चलता हूं। मेरे पास इस इंटरफेरेंस पे कुछ सवाल हैं, लेकिन वो आप लोगों के काम के नहीं है, वो जीकी के और प्यास के लेवल के हैं, सो लिहाजा मैं आगे चलता हूं। अगला जो टॉपिक है दैट इज न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स इंतहाई सिंपल टॉपिक है, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप लोगों ने खुद पढ़ना है। न्यूटन रिंग्स में आपको इतना पता होना चाहिए, मैं इतना चले बता देता हूं। न्यूटन रिंग्स में आपके पास बॉटम पे एक इस तरह का प्लेनो कन्वेक्स लेंस पड़ा होता है, इसे बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, यानी एक साइड प्लेन और मेरी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है, एक साइड प्लेन और एक साइड कन्वेक्स। ओ खुदाया, और वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस एक स्लैब, ग्लास स्लैब पे पड़ा होता है कुछ इस तरह से करके, जिसका पैटर्न जो बनता है वो लाइट की रेज ऊपर से आ रही होती है लाइक दिस, और जो पैटर्न बनता है वो इस तरह से बनता है। सेंटर में एक डार्क स्पॉट, फिर डार्क रिंग और ब्राइट, फिर एक डार्क रिंग और बीच में ये ब्राइट, फिर डार्क रिंग और ब्राइट। डार्क और ब्राइट रिंग्स की फॉर्म में। सर आपने मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। सायरा, आपके क्वेश्चंस का जवाब मैंने नहीं दिया। हाँ मुझे याद आ गया सर, आपके क्वेश्चंस का मैंने जवाब शायद इसलिए नहीं दिया, मैं भूल गया, और उसकी वजह ये थी क्योंकि आपने शायद आप ही थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो आपने वो क्वेश्चन ना मुझे ना मेरे टेक्स्ट, मतलब मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दिए थे। मैंने कहा था व्हाट्सएप पे कीजिएगा सो दैट मैं वहाँ पे वॉइस नोट भेज सकूँ। मैंने शायद आपको रिप्लाई भी किया था ये कि मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा ताकि मैं वहाँ पे पढ़ सकूँ। अल्लाह नजर बद से बचाए माशाल्लाह। हाँ जी रूशा, मेरी ड्राइंग पे कहा है ना आपने, कोई नहीं ले लो मजाक कर लो। तो भाई ये जो पैटर्न बनता है आपको पता होना चाहिए कि ये पैटर्न किस वजह से बन रहा है। जुमले पे गौर कीजिएगा, ये पैटर्न बन रहा है ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से। ये पैटर्न आप नीचे से देख रहे हैं। सो ट्रांसमिटेड लाइट में, किताब में लिखा हुआ है ट्रांसमिटेड लाइट में सेंट्रल स्पॉट हमेशा डार्क होगा, और अगर रिफ्लेक्टेड का देखना है, रिफ्लेक्टेड लाइट का देखना है, यानी कि वो यहां से कुछ लाइट का हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर ऊपर भी जा रहा है, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो सेंट्रल ब्राइट होगा, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। रिफ्लेक्टेड लाइट में सेंट्रल रीजन हमेशा ब्राइट होता है, ये याद रखिएगा। सर आपने मुताहिर के क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दिया, इतने क्वेश्चंस किए फिर डल कर दिए। मुताहिर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अच्छा यार, क्या क्वेश्चन से पूछिएगा, अगर तो लॉजिकल क्वेश्चन है तो मैं भी कर देता हूँ। पूछिएगा, जरूर पूछिएगा क्वेश्चन। अभी मुझे बता दें क्या, मेरे खड़े खड़े अभी बता दें। अभी बता दें, मेरा व्हाइट बोर्ड इरेज करने तक मैं भी आंसर कर देता हूँ यार, ऐसी कौन सी बात है। मेरी तो भाई पहले ही कोशिश होती है कि जैसा मर्जी सवाल हो कम से कम जवाब जरूर दूं उसका। बाज़ वक़्त बड़ी खूबसूरत जवाब सवाल आते हैं, यकीन करें सवाल इतने खूबसूरत आते हैं कि कलेजा खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ताहिर अगर आपके सवालों के जवाब नहीं मिले आपको तो दो वजूहात हो सकते हैं, मैंने देखे नहीं होंगे, या वो सवाल बड़े खूबसूरत होंगे, यही दो वजूहात हो सकती हैं। सर मजाक नहीं उड़ा रही, वाकई में अच्छा बना। हाँ जी, दिल रख ले मेरा, कोई बात नहीं, अच्छी बात, थैंक यू जी। फिर उसके बाद
माइकल्स एंड इंटरफेरोमीटर द नेक्स्ट टॉपिक है। सर इस टाइम दिल नहीं चाहता पढ़ने का, थक जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स थक जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन आई वाज इन माय एफएससी ना, जब मेरा इंटरेस्ट का टाइम आया था, उस वक्त मेरी रूटीन क्या होती थी, मैं उस वक्त 2011 की बात है, उस वक्त मैं जाया करता था कैप्स, मेरी अकेडमी वो थी पढ़ने के लिए। हमारी क्लास तो लगा करती थी सुबह 4 बजे, राइट आफ्टर सहरी। 4 से लेके हमारी क्लासेस का टाइम हुआ करता था 3 बजे तक। अब अंदाजा करें, एक 1.5 घंटे की क्लास होनी, 2 घंटे की क्लास होनी, फिर उसमें टेस्ट भी हुआ करना और फिर उसके बाद डिस्कशन भी हुआ करनी। पक जाया करते थे 3 बजे तक, यानी आप समझ लें 4 से लेके 3 बजे तक तकरीबन 10 घंटे बनते हैं, जिसमें खैर 1 घंटे की ब्रेक भी होती थी बीच में। तो 3 बजे से लेके फिर 4:30 बजे तक फिर एक ब्रेक होती थी। 4:30 बजे हमारा उस वक्त प्रैक्टिकल का सेशन शुरू होता था, प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे। आप लोगों के तो मौजे ना, टेस्ट आपको पेपर नहीं देने पड़े तो आप लोगों को इशू कोई नहीं हुआ। टाइमिंग चेंज करवा लें, कहा कि टाइमिंग चेंज पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि इस वक्त सारा कुछ ही पैक हुआ हुआ। अच्छा, तो 4:30 बजे फिर हुआ शुरू हुआ करते थे प्रैक्टिकल्स, वो 4:30 से चलते थे 8:30 तक। सो सुबह 4 से लेके 8:30 तक हमारी ये रूटीन हुआ करती थी। 8:30 बजे फिर हम घर पहुंचते थे और फिर हम अपनी चीज़ें पढ़ के, अपना सारा कुछ पढ़ के फिर हम सो जाया करते थे। जैनब आप भी किप्स के स्टूडेंट हैं, अभी भी किप्स की यही टाइमिंग है कि चेंज होगी, ज़रा बताइएगा। थकते नहीं हैं बट फ्रेश नहीं होता माइंड इतना जितना 1-2 घंटे पहले होता। सानिया, हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करने से सारा कुछ होगा। सो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स तो हो गया है, इसको मिटा दें जरा। अब अगली बात है माइकलसन पे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर माइकलसन इंटरफेरोमीटर में से जो मजे के सवाल पूछे जाते हैं ना, वो ये पूछे जाते हैं कि इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या। हाँ भी मरीम जैनब बताओ, आप चेंज हो गई है सर कोरोना? हाँ, कोरोना की वजह से चेंज हुई है, वरना बाकी वही होनी थी और आपको लागे समझ आनी थी। मैं तो कहता हूँ कि यार 2020 जो है ना, वो हर चीज के ऊपर बड़ा बुरा और भारी साबित हुआ है, माँ सिवा स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स की यकीन करें मौजें हुई हैं, बगैर पढ़े पास हो गए हैं, ना प्रैक्टिकल देने पड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ मौजें लगी हुई है, यकीन करें स्टूडेंट्स की सारी सेंचुरी की दुआएं ना 2020 में पूरी हुई हैं। हिम्मत छतों से टकरा, अच्छा दानी किस बात पे सानिया की हिम्मत, मैं भूल गया, मैंने पढ़ा नहीं। चलिए आगे लेके चलता हूँ। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के फंक्शंस क्या हैं। सो पहली बात जरा इसके फंक्शंस देख लीजिएगा। सबसे पहला और सबसे कॉमन फंक्शन ये है, और जो सब लोगों को, मोस्टली लोगों को नहीं पता, वो इसका कॉमन फंक्शन ये है, यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंस। ये स्मॉल छोटी छोटी लेंस को, स्मॉल लेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है विद हाई प्रिसीजन। स्मॉल लेंथ को जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, छोटी छोटी लेंस को मेजर करता है, वैसे ही ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी छोटी छोटी लेंस को मेजर करता है। इसका जरा लीस्ट काउंट लिख लीजिएगा, किताब में इसके लीस्ट काउंट के लिए लिखा हुआ है सिर्फ एक ही फिगर 100 नैनोमीटर। इसी 100 नैनोमीटर को यूं भी लिखा जा सकता है, 0.1 माइक्रोमीटर भी लिखा जा सकता है, और इसी को यूं भी लिखा जा सकता है 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है, और साथ ही इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है 100 × 10⁻⁹ मीटर। ये इसके लीस्ट काउंट की वैल्यूज हैं, तो जो अक्सर बच्चों को पता नहीं होती, इसलिए मैंने इसके मुख्तलिफ वैल्यूज लिखवा दी कि यार इनमें से किसी शक्ल में भी है तो आपको पता होगा। 2020 के एंड पे किसी ने कहा कि साल कब, क्या मैं एक मिनट पढ़ा नहीं, एक मिनट। तो अगर 2020 के एंड पे किसी ने कहा कि साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला, हाँ ये जुमला वाकई हर साल के एंड पे लोग कह देते हैं, लेकिन यार इस साल के एंड पे, इस साल में तो बहुत कुछ, तो ये बोलो आप लोगों को, बच्चों को वाकई ये बात कहनी चाहिए।
बच्चों के लिए तो यकीन करें कोरोना वॉज लाइक अ ब्लेसिंग, और घर में बैठ के सारी आप क्लासेस ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, आपको जाना आना नहीं पड़ रहा। आपके लिए तो ये यकीन करें चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई और आसान हो गई। आप लोग ये कह सकते हैं, टीचर्स और बाकी जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने वाकई कोरोना को सफ़र किया है, वो लोग ये बात नहीं कह सकते, बट आप लोग यकीन करें, आप लोग तो वाकई कह सकते हैं पता भी नहीं चला, पेपर भी हो गए, पता भी नहीं चला, पास भी हो गए, पता भी नहीं चला, 2020 भी गुजर गया। सो एक तो स्मॉल लेंस को मेजर करते हैं, इफ इट कैन मेजर स्मॉल लेंस तो इट कैन ऑल्सो मेजर वेव लेंस। ये लैम्डास को, वेवलेंथ को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये दो इसके मेन यूजेस हैं। अच्छा, मैं एक बड़ा मजे का सवाल करवाता हूं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर जो इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है, जो इक्वेशन यूज की जाती है, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है, एल इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय 2। अच्छा जी, अब मुझे यकीन तो है कि आप लोगों ने ये टॉपिक वो फर्स्ट ईयर के पढ़ा हुआ जो पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं टॉपिक को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी समझाता हूं। व्हाट इज दिस एल? ये एल कौन सा? इट इज द एल इज द मूवेबल मिरर। आपको याद होगा एक मिरर ऊपर लगा होता था, थोड़ा सा छोटा ही करके ड्रॉ करता हूं, मैंने सारी डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी। ये मिरर एक ऊपर लगा होता था स्मॉल एम का, और यहाँ पे एक कंपनसेटर इधर होता था। ओहो, एक कंपनसेटर यहां होता था, फिर एक आगे होता था, एक मिरर आगे होता था। सो दिस मिरर वाज एक्चुअली मूवेबल। इसको ऊपर और नीचे मूव किया जा सकता था, इसकी मूवमेंट पॉसिबल थी। मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। दिस मिरर वाज मूवेबल। ये सेंट्रल एक्सिस के सेंट्रल पॉइंट के गिर्द ऊपर नीचे मूव हो सकता था। तो इसके मूवमेंट के फासले को एल कहते थे। ये ऊपर नीचे कितना मूव किया इसे एल कहते थे। एम वाज द नंबर ऑफ फ्रिंज। इसमें भी इंटरफेरेंस होती थी तो फ्रिंजेस बना करती थी। सर इधर मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी फिर गई है। अच्छा जी, फिर सर इसमें मजा नहीं आ रहा, बोर हो गए हैं घर बैठ बैठ के। इंसान है ना भाई, इंसान की फितरत है, इंसान कहीं पे खुश नहीं हो सकता। अच्छा, ऊपर से इंसान, दूसरा ऊपर से शागिर्द, तो भाई खुशी तो पॉसिबल ही नहीं है। तैयारी अब स्पेशल एग्जाम? जी हाँ जी, स्पेशल एग्जाम से पता लग गया होगा, फाइनल हो गए। मोबाइल की बैटरी गेटिंग लो। तो बख्तावर पुत्रा दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ रही हैं, जंगलों में बैठ के पढ़ रही हैं। एक वो लगा दें, वो आपकी हैंड वो चार्जर लगा दें। सर आज FLP का टेस्ट ईजी है या फिर? ओह हाँ, FLP के हवाले से मैं एक बड़ी मजे की बात आपको बताता हूँ। मैं 2 मिनट की बात बताता हूँ, 2 मिनट तक की बात बताता हूँ। ये थोड़ा सा आगे पढ़ा लूँ। हाँ, मैं कहने क्या लगा था, मैं कहने ये लगा था कि M इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। हाँ, बात याद आ गई। मिनिमम फासला जो लीस्ट काउंट की फॉर्म में मैंने आपको बताया ना, वो 100 नैनोमीटर बताया या 10⁻⁴ मिलीमीटर बताया। इसका एक सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि भाईजान ये जो आपके पास मिरर है, इसकी मूवमेंट से मिनिमम लेंथ कितनी मेजर की जा सकती है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है आपने? सेकंड पॉइंट लिखा है मेजर लैम्डा। ये साइन लैम्डा का बेटी, ये साइन लैम्डा का, यानी इट कैन आल्सो मेजर द वेवलेंथ। वेवलेंथ को भी मेजर कर सकता। अच्छा जी, बताने ये लगा था कि इस मिरर की मूवमेंट से आप मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है, क्या लेंथ मेजर की जा सकती है। सो याद रखिएगा, बड़ी मजे की बात बताने लगा हूं। ये जो मिरर है, इट कैन बी मूव एट लीस्ट, दिस मिरर कैन बी मूव्ड एट लीस्ट। इस मिरर की जो एटलीस्ट मूवमेंट है वो है λ/4। इस मिरर की जो एटलीस्ट मूवमेंट है वो λ/4 होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मिरर की मूवमेंट से, λ/4 मूवमेंट से मेजरमेंट कितनी ली जाएगी। यानी या तो λ/4 इसको आप ऊपर मूव करवा सकते हैं या λ/4 इसको नीचे मूव करवा सकते हैं। तो उसकी वजह से मेजरमेंट कितनी आएगी, लेंथ मेजर कितनी हो सकती है। देखो यार, मिसाल के तौर पे से मैंने λ/4 ऊपर मूव करवा लिया, तो जो लाइट की रे नीचे से टकरा के ऊपर आ रही है, λ/4 ऊपर मूव करवाने की वजह से उस लाइट की रे को कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ा। देखो, पहले यहां पे था λ/4, अब लाइट एक्स्ट्रा ऊपर जाएगी
और एक्स्ट्रा लैम्डा बाय 4 टकरा के नीचे आएगी। सो जो टोटल डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 ऊपर जाने का प्लस लैम्डा बाय 4 नीचे आने का, टोटल लैम्डा बाय 2। सो याद रखिएगा, मैं बताने ये लगा था कि इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस वेवलेंथ की फॉर्म में मेजर किया जाता है उसे लैम्डा बाय 2 की फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। ठीक है, हाँ खाएं खाएं जी खाएं, तैयबा मौजूद लगी हुई। देखे ना, ये काम अब आप क्लास में बैठ के कहां कर सकते थे हैं? हाँ, अब मैं एफएलपी के हवाले से बता दूं। एफएलपी आपका चैप्टर नंबर 8 पे यकीन करें सारे का सारा पेपर मैंने कॉन्सेप्चुअली बेस्ड बनाया है। उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सादी सादी बातें नहीं है, कॉन्सेप्ट है। और यकीन करें मैं शर्तिया कह सकता हूं उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होगी आपके पेपर में जो मैंने क्लास में डिस्कस ना करवाई हो, और उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो मैंने एज इट इज लिख के करवाई हो। सब में कॉन्सेप्ट डेवलप्ड है, प्योरली आपके दिमाग का, आपके नॉलेज के एप्लीकेशन का पेपर है कि आपने नॉलेज को बच्चा लोग अप्लाई कैसे करना। सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम आगे चले, सवाल करवाता हूं माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इफ मूवेबल मिरर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर if the movable mirror is, यार मुताहिर आपने सवाल फिर नहीं बताया, आप क्या बंदे हो यार, सवाल बता दो जल्दी से। if the movable mirror is moved through distance of 8 lambda, if movable mirror is moved through distance of 8 lambda, then the number of fringes shifted, the number fringes shifted, ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है नन। लो जिसका जवाब दो, फिर आगे चलेंगे। अब आई मैसेंजर पे तो है, फिर उसके बाद मैसेंजर पे अगर मुझे ना नजर आया, ना मिला, तो फिर क्या करूंगा, अभी बता दो, इसलिए कह रहा हूं मैसेंजर से टाइप करो, कॉपी करो, यहां ला के पेस्ट कर दो, उसमें कौन सी इशू की बात हो। ए फरासत, शाबाश। फरासत जो है, देखें फरासत की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर की तरफ है। शाबाश फरासत, फरासत जैसा जज्बा होना चाहिए भाई। अच्छा पिक्चर है, मैं पे देख लूंगा, पिक्चर देख लूंगा। शकीला कहती है सर रिपीट करते हैं क्वेश्चन। In Michelson interferometer, if movable mirror is moved through distance of 8 lambda, movable mirror को जो मूव करवाया वो 8 lambda मूव करवाया, तो फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट होंगी? शाबाश एवरीवन, शाबाश। तो भाई देखो कैसे, L is equals to m lambda by 2, m फाइंड करना बच्चा लोग। L कितना है? 8 lambda is equals to m lambda by 2, lambda lambda से गया, m is equals to 16। शाबाश everyone, clear? ना मरियम, बी कैसे आ गया पुत्र जान दे याद गुस्सा, हाउ बी बताइए, फिर आगे लेके चलूं यहां से।
मरीम बेटी बताइएगा, पॉइंट समझ में आया आपको? आई एम वेटिंग। आप बी कह रही थी तो बी ऑप्शन नहीं बनती सही। हाँ जी, आगे चलने लगे हैं जी, आगे चलने लगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन कैसे कहते हैं? डायफ्रैक्शन सिंपली कहते हैं द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस। यार किनारों पे, रुकावट के किनारों पे वेव का बेंड होना सिंपल डायफ्रैक्शन कहलाता है। डायफ्रैक्शन को आसान तरीका समझाने का पहले ये है कि आप एक ऑब्स्टेकल बनाए। मान लीजिए ये एक ऑब्स्टेकल है और पीछे से जो वेव आ रही है वो इस तरह स्ट्रेट वेव है, लाइक दिस। ये वेव फ्रंट आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें से ऑब्स्टेकल में से पास करेगा इट विल बेंड, इट विल कर्व डाउन। सो बाय देन ये जो बेंडिंग कहलाती है इसे डायफ्रैक्शन कहते हैं कि वेव का बेंड कर देना किसी ऑब्स्टेकल को देख के, दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। लाइट के केस में डायफ्रैक्शन कैसे होती है? मान लीजिए कि ये एक ऑब्स्टेकल है, ये एक बारीक सा पॉइंट है। जब लाइट की वेव आएगी, लाइट ट्रेवल्स, यू नो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जब लाइट इस पॉइंट को टकराएगी तो लाइट अपने असल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। सो लाइट के केस में डायफ्रैक्शन इस तरह से होती है, बारीक पॉइंट को देखते ही, बारीक पॉइंट पर टकराते ही। मरीम आप क्लियरिटी की वजह से मोहम्मद आपा दो वही ई, अच्छा मोहम्मद साजिद भाई ने कुछ और ही बात की, मुझे समझ नहीं है। खैर, तो इसे डायफ्रैक्शन कहते हैं। अब डायफ्रैक्शन के लिए दो तीन बातें, कंडीशंस याद रखिएगा। कंडीशंस बच्चा लोग, क्या कंडीशंस? डायफ्रैक्शन उसी सूरत में होगी, किसी सूरत में, उसी सूरत में, ये उसी किसी क्या चल रहा है यार? कंडीशंस, डायफ्रैक्शंस उसी सूरत में होगी अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, यानी कंपेरेबल टू, करीब करीब है, टू द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। वेवलेंथ जो है उस लाइट की, उस वेव की अगर वेवलेंथ जो है ऑब्स्टेकल के साइज के करीब करीब है, उस जितनी है ऑलमोस्ट। अदुष्या आप अभी यहां पे पहुंची हैं, हम कब का ये पॉइंट कर क्लियर करके आगे निकल आए, तो डायफ्रैक्शन होगी। अब मान लीजिए कि अगर वेवलेंथ जो है दैट इज बिगर देन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, फिर क्या होगा? साइज ऑफ ऑब्स्टेकल यानी ऑब्स्टेकल उससे भी छोटी है, तो फिर कौन सा फिनोमिना होगा? ये मैंने बहुत थले लिख दिया। वेवलेंथ इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, फिर क्या होगा बच्चा लोग? फिर क्या होगा? फिर जो फिनोमिना होगा उसे स्कैटरिंग कहते हैं। यानी स्कैटरिंग कब होती है? जब ऑब्स्टेकल वेवलेंथ से भी छोटी चीज आ जाए, रुकावट उस वेवलेंथ से भी कोई छोटी चीज आ जाए तो लाइट टकरा के स्कैटर कर जाती है। हाँ, अब अगर ऐसा हो कि वेवलेंथ ज्यादा छोटी है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल बड़ा है, रुकावट बड़ी है। साजिद सर फरहान को कह रहे हैं कि बच्चों ये किस बारे में बात हो रही, थोड़ा मुझे भी बताइएगा। अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल बड़ा है, वेवलेंथ ज्यादा छोटी है, तो इस केस में जो फिनोमिना होगा दैट विल बी रिफ्लेक्शन। चलिए मैं इन सारी बातों को जरा आसान तरीके से समझा देता हूं। रिफ्लेक्शन कब होगी? जब टकराने वाली चीज बड़ी है और रुकावट बड़ी है, रुकावट बड़ी, वेवलेंथ आएगी, टकराएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्शन। अगर टकराने वाली चीज ज्यादा छोटी हो गई है, लाइट आएगी, टकरा के स्कैटर कर जाएगी, स्कैटरिंग होगी। अगर ऑलमोस्ट इक्वल साइज है, ओके अच्छा, ऑलमोस्ट अगर इक्वल साइज है तो फिर भाईजान डायफ्रैक्शन होगी। सो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अगर इक्वल है तो उसको काले से लिख देते हैं यहां पे, हियर डायफ्रैक्शन विल बी हैपनिंग।
एक सवाल करवा देता हूं, एक सवाल है जी, इफ द पिक्चर ऑफ नीडल इज टेकन, इट्स टिप is usually not clear. Q. Option A, scattering. Option B, diffraction. Option C, both. Option D, none. क्या ख्याल है? आप एक सुई की तस्वीर खींचे तो उसकी तस्वीर जब आप खींचेंगे तो उसकी तस्वीर जो नीडल टिप है वो क्लियर नहीं आती, क्यों? सवाल क्या ख्याल है जी? स्कैटरिंग की वजह से, डाइफ्रैक्शन की वजह से, या दोनों इन्वॉल्व होते हैं? क्या ख्याल है? डायफ्रैक्शन की वजह से, सही। सो व्हाइट लाइट जो है वो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, उसमें डायफ्रैक्शन भी होती है, उसमें स्कैटरिंग भी होती है। सो इसका जो करेक्ट जवाब है वो बोथ है। अगर बोथ की ऑप्शन ना होती तो आप सिर्फ डायफ्रैक्शन को पिक करते हैं। स्कैटरिंग भी होती है, जो वेवलेंथ रेड कलर की है वो स्कैटर कर जाती है, क्योंकि जो नीडल है उसका साइज छोटा है, टिप का साइज छोटा हो जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, वहां पे रेड की स्कैटरिंग हो जाती है, बाकी सारी की सारी डायफ्रैक्ट होती है। सो बोथ इज देयर। अगर बोथ ना हो तो फिर आप सिर्फ डायफ्रैक्शन को पिक करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट। डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट, एक स्लिट में से अगर आप डायफ्रैक्शन करें तो उसका पैटर्न कैसा होगा? टॉपिक में आमतौर पे पढ़ाया नहीं होता है, पढ़ाया नहीं करता है में, यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करवा देता हूं। बस एक ही पॉइंट इसका डिस्कस करवाऊंगा, वो इसलिए करवाऊंगा क्योंकि बच्ची ने पूछ लिया था, मुझे नहीं याद किस बेटी ने पूछा था, मगर इतना याद है मुझे किसी ने पूछा था, तो मैं इसलिए इसको डिस्कस करवा देता हूँ। ये आगे जब मैं पढ़ाता हूँ तो ना डायफ्रैक्शन थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसमें ये बातें क्लियर हो जाती हैं। सो हल्का सा बता देता हूं, नैरो स्लिट में से जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है आपके पास, वो पैटर्न कैसा बनता है जरा देखिएगा। दैट पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस। कुछ पैटर्न इस तरह से बनता है आपके पास। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है, दिस सेंट्रल पॉइंट हैज मैक्सिमम ब्राइटनेस, इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, या इसका एक और नाम ऐसे बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। इस सेंट्रल पॉइंट को, इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम होती है। और याद रखिएगा, चला बता देना उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है कि नहीं, चौधरी नहीं, मुझे आइडिया नहीं यार, आइडिया होता तो मैं जरूर बता देता आपको, आपकी डिस्कशन सुनते ही बता देता। इसकी पहचान ये है डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट की कि आपका पैटर्न सही है या नहीं। इसके दोनों तरफ आइडेंटिकल सेम पैटर्न होता है, इधर भी वही चीजें होंगी, उधर भी वही चीजें होंगी, तो आप कह सकते हैं कि डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट का ये डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट का पैटर्न बना हुआ है। इसका एक सवाल है जी, सवाल देखिएगा, द डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज। सवाल है in diffraction through a narrow slit, the width of central maxima will decrease, कम होगी if
ऑप्शन ए दे देता हूं जी, width of slit increase, width of slit increase, ऑप्शन बी है width of slit decrease, सी ऑप्शन है जी change in shape of slit, और डी है जी नन। ठीक है जी। सो डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। सो याद रखिएगा, एक रिलेशन बता देता हूं उसका डायफ्रैक्शन का, यहां पे बताया डायफ्रैक्शन कब होगी, जब ऑलमोस्ट सेम साइज की हो। जब आप सिंपल साइज ऑफ ऑब्स्टेकल बनाना शुरू कर देंगे तो रिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाएगी, यानी डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनेगा। यस एग्जैक्टली, शाबाश। स्लिट को इतना खोल दीजिए कि लाइट सीधी पास कर जाए, डायफ्रैक्शन हो ही ना, यानी डायफ्रैक्शन कम से कम हो। डायफ्रैक्शन कम होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी, थिकनेस भी कम हो जाएगी। शाबाश। लीजिए इसके बाद एक सवाल, एक टॉपिक और, बस 2 पॉइंट्स रह गए, फिर आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 शुरू करवाऊंगा। यस सर, वी हैव गॉट 2 more पॉइंट्स लेफ्ट। शाबाश कोमल। लीजिए द नेक्स्ट इज डायफ्रैक्शन। बस खत्म हो गया बच्चों, खत्म हो गया। 2 मिनट और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग करवा लूं बस। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक पॉइंट और एक एमसीक्यू है बस। व्हाट इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जरा उस पर गौर कीजिएगा। आपके पास एक ग्लास स्लैब होती है, उस पे ढेर सारे स्क्रैचेस लगाए होते हैं, लाइक दिस। नाउ द स्पेस बिटवीन ईच स्क्रैच, हर स्क्रैच के दरमियान जो स्पेस होती है, इट बिहेव्स लाइक अ स्लिट, वो एक स्लिट के तौर पे काम करती है। सो इसमें ढेर सारी स्लिट्स लगी होती हैं। इसका काम क्या, इसका फंक्शन क्या है? इसका पहला फंक्शन है टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसी भी लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसकी मदद से हम लाइट का स्पेक्ट्रम स्टडी कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट स्टडी करना हो, मिसाल के तौर पे व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, वो 7 कलर्स दिखाने हो, उससे भी हम उसके लिए भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं उसे, ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं, उसके लिए एक और नाम भी है, वो बाद में बताता हूं। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है? सिंपली लेंथ पर यूनिट नंबर ऑफ स्लिट्स, सिंपली द रेशियो ऑफ लेंथ टू द नंबर ऑफ स्लिट्स, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिट स्पेसिंग। स्लिट स्पेसिंग भी कहते हैं। एक सवाल करवाने लगा फिर खत्म। चुप करके बैठ जाओ, सर ने नहीं सुनना। ये ना जो
ये ना हो पाएगा हमसे। अच्छा, ये ना हो पाएगा। अच्छा अच्छा, खत्म हो गया यार। आखिरी सवाल ले जी, मैं आखिरी सवाल करवा लेंगे। व्हाट इज द ग्रेटिंग एलिमेंट ऑफ ग्रेटिंग हैविंग? फाइंड, इतना लंबा लिखने के बजाय करते हैं फाइंड डी ऑफ 200 लाइंस पर मिलीमीटर। तो भाई कैसे होगा? 200 लाइंस पर मिलीमीटर है। मायर वेवलेंथ कशफ, मायर लैम्डा। सो डी किसके इक्वल है? एल ओवर एन के। एन है 1 मिलीमीटर, एन है 200, तो ये हो जाएगा सारा कुछ ही ऊपर ले जाओ। सो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 1 into 10 raised to power minus 5 over 2, 0.5 into 10 raised to power minus 5, बोले तो 5 into 10 raised to power minus 6, मजीद बोले तो 5 माइक्रोमीटर। ठीक है जी, ले जी आज के लिए इतने काफी। ब्रैग्स लॉ कल करवाऊंगा। L by N is D, D बोले तो ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट बोले तो द विड्थ ऑफ अ सिंगल स्लिट। ठीक है बाबा जी, चौधरी मुनीब भाई, इंशाल्लाह बाकी का काम फिर से जो आपका ब्रैग्स लॉ है और एक्सरे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कल से इंशाल्लाह। ठीक है, अब तो स्टक भी होने लग गई है। आपको धमाके की आवाज सुनाई दी होगी, धमाके की आवाज माइक के गिरने की वजह से थी।